जय हिंद। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा रिसेंट ईयर्स में इंडिया के रिलेशंस अपने नेबर्स के साथ लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिसेंटली नेपाल ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया है लिपुलेक पास से जो इंडिया चाइना ट्रेड रूट चल रहा है उसको लेकर। नेपाल कह रहा है कि वो नेपाल की टेरिटरी है एंड सिर्फ लिपुलेक पास ही नहीं और भी काफी जगह नेपाल क्लेम कर रहा है। बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो या पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान की बात तो रहने ही देते हैं। तो क्या वो रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया के रिलेशंस वीक हो रहे हैं अपने नेबर्स के साथ, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करती है। इस वीडियो में मैं आपको मैप्स के थ्रू समझाऊंगा कि ये डिस्प्यूट आखिर है क्या, नेपाल का क्लेम किस बेस पर है और क्या वो रीजंस हैं कि हमारे रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन। देखो, लिपुलेक पास का डिस्प्यूट कोई नया नहीं है। इस पर सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी 2020 में तब हुई थी जब भारत ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद। उस मैप में भारत ने अपनी टेरिटरीज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और ये लिपुलेक काला पानी वाला पूरा एरिया क्लियरली दिखाया था। नेपाल ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया और अपना अलग मैप रिलीज कर दिया। उस मैप में नेपाल ने काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा को अपनी टेरिटरी बताया। तब से ये मुद्दा दोनों देशों के रिलेशंस में एक दीवार बनकर खड़ा है। और अब जब भारत और चाइना लिपुलेक पास के थ्रू अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, नेपाल फिर से कह रहा है कि देखो ये हमारी टेरिटरी है और हमारे बगैर आप दोनों ट्रेड कैसे कर सकते हो। नेपाल का टेरिटोरियल क्लेम बेस्ड है 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली पर। मोटा मोटा आप बस इतना समझ लो कि जब ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, उस टाइम गोरखा एम्पायर ने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी चाहिए, बट वॉर में ब्रिटिशर्स की जीत हुई एंड नेपाल को खुद की टेरिटरी तक ब्रिटिश इंडिया को देनी पड़ी। ये सब हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंडर। इस ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि काली रिवर को बाउंड्री माना जाएगा एंड यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इस ट्रीटी में काली रिवर का ओरिजिन मेंशन नहीं किया गया था। यहाँ आप ध्यान देना, देखो कोई भी रिवर एक ही धारा से नहीं बनती। आई मीन जब मल्टीपल स्ट्रीम्स मिलती हैं तब एक नदी फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल ABCD एंड ये 5 छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं एंड आगे चलकर ये एक नदी का रूप ले लेती हैं और इस नदी का नाम हम मान लेते हैं काली नदी। अब आप एक बात बताइए, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मैं कह रहा हूँ कि इस नदी का ओरिजिन पॉइंट डी है एंड डी से पहले की सारी टेरिटरी मेरी है, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, इस नदी का ओरिजिन बी स्ट्रीम से होता है एंड बी से इस साइड की टेरिटरी आपकी है। सो बस यही डिस्प्यूट है इंडिया एंड नेपाल के बीच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर है लिपुलेक पास, जहाँ से अभी रिसेंटली इंडिया चाइना ने ट्रेड कंटिन्यू किया है। बाय द वे, इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो देख सकते हैं। खैर, अब सवाल है कि भारत और चाइना लिपुलेक से ट्रेड क्यों करते हैं। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है, ये रूट शॉर्ट और कन्वीनियंट है, खासकर तिब्बत के साथ ट्रेड के लिए। भारत के ट्रेडर्स लिपुलेक से होकर मानसरोवर तिब्बत रीजन में जा पाते हैं। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी रूट है। हर साल हजारों भारतीय यही पास यूज करके मानसरोवर जाते हैं। अब भारत और चाइना दोनों के लिए ये रूट स्ट्रेटेजिक और कल्चरल दोनों वजह से इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेपाल कह रहा है कि भारत और चाइना ने उससे पूछे बिना ही अपने एग्रीमेंट्स फाइनलाइज कर दिए। नेपाल का स्टैंड ये है कि लिपुलेक हमेशा से नेपाल का हिस्सा रहा है और जब तक ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तब तक कोई भी तीसरा काम, चाहे वो ट्रेड हो या यात्रा, बिना नेपाल के कंसल्टेशन के नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से अभी नेपाल ने भारत सरकार को डिप्लोमेटिक नोट भेजा है एंड इस इशू पर फॉर्मल ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करवाया है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर, भारत और नेपाल के बीच जो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है उस पर एक क्रैक आ गया है। दूसरी लेयर ये कि भारत और चाइना के रिलेशंस में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ रहा है। लंबे समय की टेंशंस के बाद चाइना और भारत के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं एंड भारत और चाइना ट्रेड कोऑपरेशन कर रहे हैं लिपुलेक पास से। एक तरफ यूएसए हमें प्रेशराइज कर रहा है टैरिफ्स के साथ और नेपाल इसे अपनी अपॉर्चुनिटी समझ रहा है भारत पर प्रेशर बनाने के लिए। इसको लेकर भारत का स्टैंड काफी क्लियर है। गवर्नमेंट बार बार कह चुकी है कि लिपुलेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और 1816 की सुगौली ट्रीटी भी भारत के पॉइंट को सपोर्ट करती है। भारत के लिए ये एक टेरिटोरियल इशू नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट भी है, क्योंकि लिपुलेक पास से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है तिब्बत रीजन का। इसलिए भारत का इसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट एक सवाल लगातार उठता है कि इंडिया के रिलेशंस अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं। एंड ये एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि आइडियली तो नेबरहुड ही वो सर्कल होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी और पीस चाहिए होती है। बट देखो, एक ना नेचुरल रूल है जो चाणक्य ने भी कई सौ साल पहले अपने सप्तांग, ये इनका राजनीति का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें इन्होंने बताया था कि काफी हाई चांसेस है कि आपके तुरंत वाले नेबर आपके फ्रेंडली ना रहें, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स, रिफ्यूजीज या ट्रेड इम्बैलेंस जैसे फैक्टर्स हमेशा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। इसलिए उन्होंने एडवाइस किया था कि अपने नेबर्स के नेबर्स को अपना फ्रेंड बनाकर रखना चाहिए एंड ये प्रिंसिपल मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में भी फिट बैठता है। दूसरी वजह इंटरफेरेंस। देखिए, साउथ एशिया काफी छोटा और इंटरकनेक्टेड रीजन है।
एक कंट्री का पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिसीजन तुरंत दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है। और इंडिया एक बड़ी पावर है जो नेचुरली अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करता है, लेकिन छोटी कंट्रीज जैसे नेपाल, श्रीलंका या मालदीव्स इसको कभी कभी डोमिनेशन समझ लेती हैं। एक और एंगल अगर हम देखें तो वो है चाइना। चाइना ने इसी हॉस्टिलिटी का एडवांटेज उठाया है। फॉर एग्जांपल, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट, नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मालदीव्स में टूरिज्म और डेवलपमेंट फंडिंग, ये सब चाइना इसलिए भी करता है ताकि भारत के नेबर्स अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर सकें। मतलब अगर इंडिया के साथ उनका रिलेशन टेंस हो तो वो चाइना के साथ बैलेंस बना सके। एंड अगर आप सोच रहे हो कि चाइना के भी तो नेबर्स हैं, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, तो क्या उनके भी रिलेशंस हमेशा खराब रहते हैं? तो वो इसका जवाब है नहीं। लेकिन फर्क ये है कि चाइना हमसे इकोनॉमी के मामले में बहुत आगे है, एंड इसी इकोनॉमी की वजह से वो अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर पाता है, हर जगह अपना इकोनॉमिक लीवरेज यूज करता है। लेकिन साथ ही चाइना भी डिस्प्यूट्स फेस करता है, जैसे वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी या भूटान के साथ बॉर्डर इशू। मतलब नेबर्स के साथ प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, बस उसको मैनेज करने का तरीका डिफरेंट होता है। और फाइनली जो मुझे लगता है, जितना मैं समझ पाता हूँ, देखो साउथ एशिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक बड़ा फैक्टर है। छोटे कंट्रीज के नेता अक्सर इंडिया कार्ड खेलते हैं, मतलब अपनी पॉलिटिक्स में इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाकर वोट्स लेने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वो अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक वोट बैंक टूल बन जाता है। ये चीज हमने नेपाल और मालदीव्स दोनों जगह देखी। तो कभी कभी इंडिया ने इंटरफेरेंस किया हो या ना किया हो, परसेप्शन हमेशा ये बनता है कि इंडिया इंटरफेयर करता है। सो भारत के नेबरहुड में रिलेशंस खराब होने के पीछे जियोग्राफी, हिस्ट्री, नेचुरल प्रिंसिपल, चाइना का इंटरफेरेंस और लोकल पॉलिटिक्स सब रोल प्ले करते हैं। इसलिए इंडिया के लिए चैलेंज डबल है। एक तरफ अपने डायरेक्ट नेबर्स के साथ टेंशन मैनेज करनी है और दूसरी तरफ उनके नेबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। ये बैलेंस ही लॉन्ग टर्म में भारत की फॉरेन पॉलिसी का बैकबोन होगा। आई होप कि आपका बहुमूल्य समय वेस्ट नहीं गया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जार साइनिंग ऑफ।